Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathod, Assistant Professor in Department of History। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको राष्ट्र संघ के विषय में बताया था, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग और राष्ट्र संघ की असफलता के कारण किए थे। आज हम लेंगे राष्ट्र संघ के कार्य। तो सबसे पहला है प्रशासन संबंधी कार्य। वर्साय संधि के अनुसार सार बेसिन को 15 वर्ष के लिए राष्ट्र संघ को सुपुर्द कर दिया गया था, परंतु अव्यवस्थाओं के चलते 1935 में राष्ट्र संघ परिषद ने सार बेसिन में जनमत संग्रह करवाया, जिसके अनुसार वहां के लोगों ने जर्मनी के साथ मिलने का निर्णय किया। इस प्रकार 1 मार्च 1935 को सार का प्रशासन जर्मनी को दे दिया गया। दूसरा, प्रशासन संबंधी कार्य में ये पहला पॉइंट था। दूसरा है पेरिस शांति सम्मेलन में डेंजिंग के जर्मन बंदरगाह को स्वतंत्र नगर का दर्जा देते हुए राष्ट्र संघ के संरक्षण में दे दिया। राष्ट्र संघ ने वहां का शासन चलाने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कर दी, परंतु यह व्यवस्था सफल न हो पाई। अंततः शासन चलाने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कर दी, परंतु वह व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। अंततः 1939 में डेंजिंग और पॉलिश गलियारे की समस्या ही द्वितीय विश्व युद्ध का आधार बन गई। नेक्स्ट, दूसरा है अधिदेशीय या आदेश व्यवस्था यानी मैंडेट सिस्टम। इस व्यवस्था को समादेश प्रथा और संरक्षण प्रथा नाम से भी पुकारा जाता है। इस व्यवस्था में ये प्रावधान किया गया था कि जर्मन साम्राज्य के उपनिवेशों और टर्की के खलीफा के साम्राज्य के अरब उपनिवेशों के कल्याण और विकास की जिम्मेदारी का निर्वहन राष्ट्रसंघ करेगा। राष्ट्रसंघ द्वारा इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए उपयुक्त प्रदेशों एवं उपनिवेशों का शासनाधिकार अलग अलग देशों को सुपुर्द किया गया, जो संरक्षक राज्य यानी मैंडेटरी स्टेट्स कहलाए। संरक्षक राज्य राष्ट्रसंघ के समझौते के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। उन्हें शासन प्रबंध की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रसंघ की परिषद को देनी होती थी। राष्ट्रसंघ का स्थायी संरक्षण आयोग रिपोर्ट की जांच पड़ताल करता था। नेक्स्ट, तीसरा है अल्पसंख्यक संरक्षण संबंधी कार्य। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी गंभीर समस्या थी। इसका समाधान पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों में किया था। इसके लिए राष्ट्रसंघ एवं विभिन्न राज्यों के मध्य समझौते हुए, जिनका उद्देश्य इस प्रकार से था। पहला, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना। दूसरा, धर्म एवं विचारों का सम्मान करना। तीसरा, नागरिक अधिकार प्रदान करना। चौथा, विधि के समक्ष समान व्यवहार, समान सुविधाएं तथा नौकरी के समान अवसर प्रदान करना। पांचवा, व्यापारिक और धार्मिक मामलों तथा प्रेस एवं अदालत में अल्पसंख्यकों को किसी भाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता देना। और छठा, मातृभाषा में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, चौथा था मानव कल्याण के कार्य। राष्ट्रसंघ की विशेष राजनीतिक उपलब्धियां नहीं रही हों, परंतु गैर राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रसंघ द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। राष्ट्रसंघ के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूनान, बुल्गारिया, डेंजिंग और सार घाटी को ऋण उपलब्ध करवाए गए। राष्ट्रसंघ ने शरणार्थियों के लिए सहायता कार्यक्रम चलाकर बेघर लोगों को बसाने का कार्य किया। बौद्धिक क्षेत्र में प्रगति के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, स्मारकों एवं कलाकृतियों का संरक्षण किया। युवकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा एवं श्रमिकों की शिक्षा की व्यवस्था की। उच्च स्तरीय साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था की। यातायात एवं परिवहन, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। युद्ध की समाप्ति के पश्चात अनेक रोगों टाइफस, हैजा, मलेरिया, चेचक, तपेदिक का खतरा बढ़ गया। उनकी रोकथाम के उपाय किए। महिला कल्याण और बाल कल्याण के लिए भी सराहनीय कार्य किए, जैसे महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध, अश्लील प्रकाशनों पर रोक के अलावा वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए। विवाह की आयु से संबंधित कानूनों में सुधार किया गया। इसी प्रकार युद्ध बंदियों को मुक्त करवाकर उन्हें घर वापस पहुंचाने की दिशा में पहल करते हुए राष्ट्रसंघ ने उल्लेखनीय कार्य किए। अब नेक्स्ट है शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत पहला है ऑलैंड विवाद। यह स्वीडन एवं फिनलैंड के मध्य 300 ऑलैंड द्वीपों का समूह था, जिसकी 1920 में 27,000 की जनसंख्या थी। प्रारंभ में इस पर स्वीडन का अधिकार था। कालांतर में नेपोलियन के युद्धों के समान फिनलैंड एवं रूसी साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1917 में फिनलैंड स्वतंत्र हो गया। ऑलैंड के लोग मूलतः स्वीडिश थे, इसीलिए उनकी इच्छा स्वीडन के अधीन रहने की थी। फिनलैंड यह नहीं चाहता था, अतः फिनलैंड एवं स्वीडन के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ने राष्ट्रसंघ की धारा 11 के अंतर्गत इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया और जुलाई 1920 को यह मामला राष्ट्रसंघ की परिषद में पहुंच गया। परिषद ने कानून विशेषज्ञों में राय मशविरा करके विवाद को निपटाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया। समिति ने 24 जून 1921 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसके अनुसार ऑलैंड द्वीप पर फिनलैंड का प्रभुत्व रहेगा। ऑलैंड के नागरिकों को स्वायत्तता एवं राजनीतिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। नेक्स्ट, दूसरा है मेमल विवाद।
वर्साई संधि की शर्तों के अनुसार यह प्रदेश पोलैंड के संरक्षण में था, परंतु जनवरी 1930 में लिथुआनिया की सेना ने मेमल में प्रवेश करके अस्थायी सरकार का गठन कर लिया। इसके उपरांत यह मामला राष्ट्रसंघ में पहुंच गया। नॉर्मन डेविस के नेतृत्व में इस विवाद के निपटारे के लिए समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट के अनुसार मेमल पर लिथुआनिया का अधिकार स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है अल्बानिया विवाद। यूगोस्लाविया और यूनान के पश्चिम में स्थित अल्बानिया का दोनों देश विभाजन कर लेना चाहते थे। राष्ट्रसंघ ने इसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देकर 1920 में सदस्य बना लिया, परंतु इसकी सीमा का निर्धारण नहीं किया। यूगोस्लाविया अल्बानिया में घुसपैठ करता रहा। अंततः उसने उस पर आक्रमण कर दिया। युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप करते हुए राजदूतों की परिषद बनाई, जिसने अल्बानिया की सीमा निर्धारित की और यूगोस्लाविया को सेना हटाने के लिए निर्देशित किया। नेक्स्ट है इटली अबिसीनिया युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में तानाशाही का उदय हुआ। इस समय यूरोप अनेक समस्याओं से ग्रस्त था। मुसोलिनी ने इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया और राष्ट्रसंघ को यह सूचित किया कि अबिसीनिया ने इटली पर आक्रमण किया था, इसीलिए उसने सुरक्षात्मक कदम उठाया है। राष्ट्रसंघ की परिषद ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इटली को दोषी मानते हुए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। ब्रिटेन एवं फ्रांस की ढुलमुल नीति के चलते इटली के हौसले बुलंद हो गए और उसने 1936 में अबिसीनिया पर अधिकार कर लिया। 30 जून 1936 को साधारण सभा की बैठक में सोवियत रूस के अलावा किसी ने भी अबिसीनिया का समर्थन नहीं किया। अंततः 15 जुलाई 1936 को इटली पर लगे आर्थिक प्रतिबंध वापस हटाने पड़े। इससे राष्ट्रसंघ का खोखलापन जग जाहिर हो गया। नेक्स्ट था स्पेन का गृह युद्ध। फांसीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर स्पेन के जनरल फ्रांको ने स्पेन की गणतंत्री सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इसने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। इटली एवं जर्मनी ने जनरल फ्रांको की मदद की, तब स्पेन की सरकार ने राष्ट्रसंघ से मदद की गुहार की। इसके बाद 2 अक्टूबर 1937 को साधारण सभा ने हस्तक्षेप करते हुए इटली एवं जर्मनी को आदेशित किया कि वे अपनी सेनाओं को स्पेन की भूमि से हटाएं, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। भारी खून खराबे के पश्चात फ्रांको को विजय मिल गई। इस घटना से भी राष्ट्रसंघ की शांति स्थापित करने की मुहिम की पोल खुल गई। नेक्स्ट था मंचूरिया का संकट। 1931-32 के मंचूरिया समस्या को सुलझाने में राष्ट्रसंघ असहाय रहा। रूस की सीमा से लगे हुए चीनी प्रांत मंचूरिया में जापानी उद्योगपतियों ने पूंजी निवेश किया था, इसीलिए जापान की सरकार इस पर नियंत्रण रखना चाहती थी। 17 सितंबर 1931 को चीन पर जापानी रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ का सदस्य होने के कारण चीन ने इस विवाद को 21 सितंबर 1931 को परिषद में रख दिया। जापानी प्रतिनिधि ने राष्ट्रसंघ की परिषद में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस समस्या का हल आपसी विचार विमर्श से निकाला जा सकता है। मामला नहीं सुलझने पर जापान ने एक आयोग के गठन की मांग कर समस्या को सुलझाने का प्रस्ताव रखा। इसको स्वीकारते हुए ब्रिटेन के लॉर्ड लिटन के नेतृत्व में लिटन आयोग गठित किया गया। 2 अक्टूबर 1932 को लिटन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मंचूरिया में चीनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत स्वायत्त शासन स्थापित किया जाना चाहिए। लिटन आयोग के निर्णय को नकारते हुए जापान ने 1 जनवरी 1933 को मंचूरिया पर पुनः आक्रमण कर दिया। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र भी दे दिया। इस प्रकार जापान की सदस्यता को खुली चुनौती देने से उसकी धज्जियां उड़ गईं। तो ये थे राष्ट्रसंघ और उसके कार्य।